दोस्तों नमस्कार। बेसिक नॉलेज सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। शब्द ज्ञान के अंतर्गत हम जिन बिंदु पर आज चर्चा करेंगे वो अपना पॉइंट है संधि। इसमें संधि का शाब्दिक अर्थ लेंगे, संधि की परिभाषा लेंगे और संधि के भेद। तो आइए चलते हैं, सिलसिलेवार जो है सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है संधि का शाब्दिक अर्थ लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ या गठबंधन। परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात और बताऊं आपको कि संधि और समास में क्या अंतर है। समास में दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। अब संधि का उदाहरण देखिए, देव जोड़ आलय, इसका बनेगा देवालय। यहां पर वह है, इसका थोड़ा विस्तार करते हैं तो वह हलंत और ए आ जाएगा। इसमें वह में ए स्वर मिला हुआ है, इस कारण से पूरा ये वह बना है। इधर ये आ है, स्वर है, तो ए और आ स्वर बन के आ बन जाएगा और वह इसके साथ लगा तो वाह हो जाएगा। इस कारण से देव प्लस आलय का देवालय हो गया। अब चलते हैं संधि के भेद। दोस्तों वर्णों के भेद के अनुसार ही संधि के भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। स्वर संधि परिभाषा, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो शब्द विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए उदाहरण, सूर्य जोड़ अस्त होगा सूर्यास्त। यहां पर यह है, इसमें ए स्वर मिला हुआ है और ये ए स्वर और ये ए स्वर, इसका ये दोनों मिलकर के आ स्वर बन जाएंगे और आ और ये का जो मेल होगा तो या हो जाएगा। इसका हिसाब से सूर्य जोड़ अस्त का होगा सूर्यास्त। अब स्वर संधि के भी भेद देखते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि के अंतर्गत अपनी पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि से पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ा स्वर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्वर दो प्रकार के होते हैं, लघु स्वर जिसको रहस्य स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर। ये कौन कौन से? लघु स्वर है ए, ई, उ और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ। क्योंकि ये इनकी जो है लघु स्वर और दीर्घ स्वर की हमें चर्चा बार बार करनी पड़ेगी, इस कारण से मैंने आपको पहले बता दी है। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा देखिए, रहस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई रहस्व या दीर्घ स्वर आए तो वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आइए दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। ए और ए मिलकर के आ बनता है, यानी रहस्य स्वर ए और फिर रहस्य स्वर ए बन के दीर्घ स्वर आ बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, धर्म जोड़ अर्थ धर्मार्थ, यानी धर्म में मैं में ए स्वर है और ये ए स्वर है तो ए और ए मिलकर आ स्वर बनेगा, इस कारण से होगा धर्मार्थ। इधर देखिए, ए और आ स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर आ बनेगा, देव जोड़ आलय यानी देवालय। इसी हिसाब से आ और ए मिलकर आ बनता है, यानी विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी है। यहाँ पर दे में आ स्वर मिला हुआ है, ये ए स्वर है, ये मिलकर के आ बन गया तो विद्यार्थी हो गया। इधर आ या दीर्घ स्वर आ और आ मिलकर के आ बन गया, यानी विद्या जोड़ आलय विद्यालय। इसी हिसाब से हम ई मिलेंगे, लघु स्वर ई दीर्घ स्वर ई में परिवर्तित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, कवि जोड़ इंद्र कविंद्र। इधर देखिए, लघु स्वर ई और दीर्घ स्वर ई, दीर्घ स्वर ई बन गया, गिरी जोड़ ईश गिरीश। इसी हिसाब से दीर्घ स्वर ई और लघु स्वर ई मिलकर के दीर्घ स्वर ई बनेगा, मही जोड़ इंद्र महींद्र। दीर्घ स्वर ई दीर्घ स्वर ई दीर्घ स्वर ई बनेगा, रजनी जोड़ ईश रजनीश। इसी हिसाब से ऊ का लेते हैं, ये दीर्घ स्वर ऊ, लघु स्वर ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ स्वर ऊ बनेगा, भानु जोड़ उदय भानुदय। इसी हिसाब से धातु जोड़ उष्मा धातुष्मा, भू जोड़ उद्दार भूद्दार और वधु जोड़ उर्मी वधुर्मी। अब चलते हैं गुण संधि पर। यदि ए या आ के बाद ई स्वर आए तो उसका ए में परिवर्तन हो जाता है, और यदि ए या आ के बाद ऊ स्वर आए तो उसका ओ में परिवर्तन हो जाता है, और यदि ए या आ के बाद री आए तो उसका अर में परिवर्तन हो जाता है।
कैसे होगा देखिए, मान लो पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ऐ है और इसका ऊ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो उसमें ओ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर पहले का आ हो और इसका ऊ हो तो भी ओ बनेगा। पहले का आ स्वर हो और दूसरे का प्रथम स्वर ऊ हो, स्वर ऊ हो, तो उसका भी ओ बनेगा। इस हिसाब से ए या आ के बाद ई आएगा तो ए बन जाएगा और ए या आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण से आपको और भी जो है क्लियर बात हो जाएगी। जैसे ए ई स्वर बन के ए बनेगा। इसमें देखो नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र ये र है, इसमें ए स्वर है और ये ई है, ए और ई मिले तो ए बनेगा और शाब्दिक ये र के एक की मात्रा लग जाएगी, होगा नरेंद्र। इधर ए और ई है, ये ए बनेगा, ये नर जोड़ ईश नरेश। इधर और देखिए एग्जाम्पल, आ और ई का ए बनेगा, राजा जोड़ इंद्र राजेंद्र। आ और दीर्घ स्वर ई का ए बनेगा, यानी राजा जोड़ ईश राजेश। इसमें आ हो सो पहले और लास्ट में ई हो तो इसमें ए बनता है। ए हो या आ हो या ई हो या ई हो, कोई सा हो आपस में उसका ए बनेगा। तो इस हिसाब से ये एग्जाम्पल आपका हो गया। अब चलते ऊ में, ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ बन जाएगा। ये सारे ओ के 4 उदाहरण हैं। देखिए इधर पर जोड़ उपकार परोपकार, यानी इधर ये ए था, ये र में ए स्वर है और इधर ये ऊ स्वर है, ये दोनों मिलेंगे, मिलकर के ओ बन गया और वो ओ की मात्रा र के लग गई, इस कारण से हो गया परोपकार। इधर इस हिसाब से देखिए ए और ऊ है, ओ बनेगा, ये नव जोड़ उढ़ा नवोढ़ा। और देख लिए महाजोड़ उदय महोदय, ये आ स्वर है, ये ऊ स्वर है, मिलकर के ओ बनेगा और वो ओ की मात्रा है के लग जाएगी तो हो गया महोदय। इस हिसाब से महाजोड़ उष्मा महोष्मा। अब री का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ए और ए री मिलकर के अर बनता है। तो ये देखिए देव जोड़ ऋषि, यानी यहाँ पर ए स्वर है, ये री के मिलेगा तो र बन जाएगा, अर बनेगा, वो ए जो व के लग जाएगा तो ये पूरा व बन गया और र ऊपर चला गया, तो इसका होगा देव ऋषि। आ का एग्जाम्पल और देखिए महाजोड़ ऋषि महर्षि, ये महर्षि नहीं होगा महर्षि होगा। अगली संधि है वृद्धि संधि। परिभाषा, यदि ए या आ के बाद ए ऐ स्वर आए तो उसका ए स्वर में परिवर्तन हो जाता है, और ए या आ के बाद ओ औ स्वर आए तो उसका औ में परिवर्तन हो जाता है। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले हम एक बार दीर्घ संधि और गुण संधि पर नजर डालते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या था कि ए या ए का मेल हो या फिर ए या आ का मेल हो, आ या ए का मेल हो या आ या आ का मेल, तो उसमें आ में परिवर्तन हो जाता है। इसी हिसाब से ई का था, यानी रहस्य स्वर ई, दोनों रहस्य स्वर हो या एक रहस्य स्वर एक दीर्घ स्वर, या एक दीर्घ या एक रहस्य हो या एक दोनों दीर्घ स्वर हो तो उसका दीर्घ स्वर ई में परिवर्तन हो जाता है। इसी हिसाब से ऊ का था, लघु स्वर ऊ हो या एक लघु हो एक दीर्घ हो, एक दीर्घ हो एक लघु हो या दोनों दीर्घ हो तो उसका ऊ स्वर दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। इसी हिसाब से गुण संधि देखिए, इसमें मैंने ये जो स्वर 3 बार लिख देते हैं, लिखिए है। इसमें क्या है कि गुण संधि में ए या आ का संबंध जो है ई से होता है तो उसका ए में परिवर्तन हो जाता है। इधर ए आ का संबंध अगर ऊ से होगा तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा उस वर्ण का, और इसी हिसाब से ए या आ का संबंध अगर री में होगा तो उसका अर में परिवर्तन हो जाता है। ये गुण संधि है। अब चलते हैं वृद्धि संधि पर। इसमें ए या आ का मेल ए ऐ से होता है तो इसमें आई बनता है, ये आई में परिवर्तन हो जाता है उसका। ए या आ का मेल ओ औ से होगा उसमें उसका औ बन जाएगा। ये दीर्घ वृद्धि संधि है। इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, ए या ए मिलकर ए बनता है, यानी एक और एक एक एक। यहां पर ये जो इसका जो ए स्वर है वो ए स्वर से मेल खाएगा और आई बन जाएगा, तो कह के 2 मात्रा लग जाएंगी। वो आ और ए मिलकर के ए में परिवर्तन होगा, आ और ए मिलकर के आई बनता है। जिसका एग्जाम्पल है सदा जोड़ एव सदैव। दूसरा है आ और ए मिलकर के ए बनेगा, महा जोड़ ऐश्वरी महेश्वरी। ए और ओ जब मेल खाएंगे तो औ बनेगा, दंत जोड़ ओष्ट दंतोष्ट। यहां पर जो तय में ऐश्वर है
और ओ स्वर है, ये औ बनेगा, तो तय के दो मात्रा, औ वाली मात्रा यहाँ लग गई। इस हिसाब से वन जोड़ औषधि, उस जगह वन औषधि। आगे देखिए एग्जाम्पल, ए और औ बनकर औ बनता है, यानी वन जोड़ औषध, वन औषध। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, यहाँ औषधि लिखते हैं, यानी ध के ई की छोटी की मात्रा लगती है ना, तो यहाँ पर एक मात्रा होगी, औषधि बोलेंगे। और ध बिना मात्रा का होगा तो यहाँ डबल मात्रा होंगी, औषध। अगला है आ और ओ मिलकर औ बनता है, इसका उदाहरण होगा महाजोड़ ओज महोज। अगला उदाहरण है आ और औ मिलकर के औ बनेगा, यानी महाजोड़ औषध महोषध। अगली संधि है यण संधि। परिभाषा, जब स्वर ई ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कोई भिन्न स्वर आए, तो स्वर ई का य में, ऊ का व में और री का र में परिवर्तन हो जाता है। परिभाषा देखते हैं, चलिए। यानी कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई के अलावा इनमें से कोई सा भी हो, तो ई का या में परिवर्तन हो जाएगा, और इसके मात्रा जो है, जो द्वितीय वर्ण का जो प्रथम वर्ण, उसके हिसाब से इस मात्रा लग जाएगी। इसी हिसाब से अगर शब्द में अंतिम वर्ण ऊ हो और द्वितीय शब्द में जो प्रथम वर्ण ऊ को छोड़कर और कोई सा इनमें से कोई सा भी हो, तो ऊ का जो है वह में परिवर्तन हो जाता है। इसी हिसाब से जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री को छोड़ करके इनमें से कौन सा भी हो, कोई भी हो, तो री का र में परिवर्तन हो जाएगा। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ई का ए से मिलन होगा तो यह बनेगा, ई का आ से मिलन होगा तो या बनेगा। मैंने आपको बताया था ना कि इस वर्ण की तो जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसके हिसाब से मात्रा लगेंगी, ई का ये हो जाएगा और दूसरे वर्ण के हिसाब से मात्रा लग जाएंगी। देखिए यहाँ पर ऊ है तो यू की मात्रा लग रही है, ये इसमें दीर्घ स्वर ऊ है तो यहाँ ऊ की मात्रा लग रही है। एग्जाम्पल देखिए, अति जोड़ अधिक, यहाँ इसमें ती में तय और ई है, तो ई का तो यह हो गया और तय की जो है ये तय आधा हो गया, वो इसकी मात्रा लगेगी, तो इस जगह अत्यधिक। अगला देखिए, ई और आ है, इसका या बन गया, तो अति जोड़ आचार यानी अत्याचार। आगे देखिए, ई और ऊ है, इसका यू बनेगा, यानी ऊपरी जोड़ उक्त, ऊपरी युक्त। यहां पर आपको मैं फिर बताता हूं, यहां जो ये स्वर ई आया है, र और ये लघु स्वर ई है, इसका तो ये बनेगा, और ये ऊ है, इसकी मात्रा लग जाएगी, और र जो है वो आधा रह जाएगा, इस साइड र ऊपर चला जाएगा, उपयुक्त हो गया। आगे चलते हैं, ई और दीर्घ स्वर ई ऊ में, इसका यू बनेगा, या नी जोड़ ऊन न्यून। यहां जो है ये न है, इसका विस्तार करेंगे तो न हलंत और ई आएगा, लघु स्वर ई आएगा, तो लघु स्वर ई का तो ये बन जाएगा ये, और इसकी ये मात्रा लग जाएगी, और ये होगा यू। न आधा था वो यहाँ पर न आधा रहेगा, इस हिसाब से। वी जोड़ ऊ है, व्यू हो जाएगा, इसी हिसाब से। अगला देखिए, ई और ए, ई का तो बनेगा ये और ए की लगी मात्रा, इस प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, अधि जोड़ एषणा, अध्येषणा। इस हिसाब से ई और आ की, दीर्घ स्वर ई और आ की क्या होगी, या हो जाएगा। देवी जोड़ आगमन, दिव्यागमन, सखी जोड़ आगमन, सख्यागमन। अब आप चलते हैं ऊ में। मैंने आपको बताया था परिभाषा में कि ऊ और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ और उसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऊ को छोड़कर और कोई सा होगा तो उसमें वह बनेगा। तो यहां पर देखिए, सु जोड़ अर्घ स्वर्ग, सु जोड़ अच्छ स्वच्छ। हिसाब से आ में देखते हैं, सु जोड़ आगत स्वागत, मधु जोड़ आलय मधुआलय। ऊ और ई, ऊ का वह हो गया और ई की इसकी मात्रा लग गई तो वी हो गया। अनु जोड़ इति अनुविति, प्रभु जोड़ एषणा प्रभिवेशना। इस हिसाब से ऊ और ओ, यानी ऊ का वह और ओ की मात्रा लग गई तो गुरु जोड़ ओदन गुरुवोदन। अब री की देख लीजिए, री और उसके बाद में असमान स्वर आ गया तो इसका री का रह हो जाएगा, स्वर है इस कारण से ये रह की पूर्ति हो जाएगी, यानी रह पूरा हो जाएगा। तो पितृ जोड़ अनुमति पितृ अनुमति।
आ का देख ले तो री और आ रा हो गया, मातृ जोड़ आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा। इसी हिसाब से ई का ये री हो जाता है, मातृ जोड़ इच्छा मातृच्छा, ये से पहले वाले में आया था। यदि जोड़ अपि यद्यपि, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे अपन चलते हैं, अपनी स्वर संधि की अंतिम संधि है अयादि संधि। परिभाषा देखिए, यदि स्वर ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए आई में, ऐ आय, ओ आव और औ आव में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए स्वर लिख रखे हैं। यहां ए है, इस ए के बाद में अगर ये वाले कोई असमान स्वर आएंगे तो ए का आय में परिवर्तन हो जाएगा, ऐ का आय में, ओ का औ में और ओ का औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है देखिए, उदाहरण के लिए ने जोड़ अन, ने यानी ए का आई में परिवर्तन हो रहा था तो ने का हो जाएगा नए, और ए और न लग जाएगा, या नए होगा, ने का नए, ये हलंत होता है, और यह ए लगेगा इधर अन, तो इससे जो है ये हलंत ऐसे हट जाएगा तो पूरा जो होगा नयन। इसी हिसाब से शे जोड़ अन शयन। ए का देखिए, ए का आय में परिवर्तन होता है, ए जोड़ ए आय, यानी गई जोड़ अक गायक, गई का होगा गाय अलंत और अक का हो जाएगा, ये अलंत है ऐसे पूरा हो जाएगा, ये अलंत हट जाएगा तो हो जाएगा गायक। इसी हिसाब से नई जोड़ अक नायक। ए के देखिए, ई जब हो तो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण ई हो तो इसका हो जाएगा आई, या नई जोड़ इका नायिका, नई का हो जाएगा नाय, इका इसकी लग जाएगी नाय जोड़ इका, यहां ई या मात्रा लग जाएगी तो जाएगा नायिका। इस हिसाब से ओ को देखो, ओ का जो जब आता है तो उसमें औ में परिवर्तन हो जाता है ओ का। पो जोड़ अन्न पवन, भो जोड़ अन्न भवन, पो जोड़ इत्र पवित्र। औ का देखो, पो जोड़ अन्न पावन, पो जोड़ अक पावक, क्योंकि औ जो है वो आव में परिवर्तन उसका औ में होता है। अगला उदाहरण लेते हैं, औ का लेते हैं, औ का बढ़ता है आव, तो और यहाँ आव बनेगा, आव बन गया और ई की लगी छोटी की मात्रा तो आवी हो गया, तो नौ जोड़ इक नाविक। इसी हिसाब से औ में ऊ आएगा तो आऊ हो जाएगा, तो भो जोड़ उक भावुक। तो दोस्तों हिसाब से अपनी स्वर संधि पूर्ण हो गई है। अब चलते हैं व्यंजन संधि के ऊपर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी स्वर में तो क्या था कि जो दो स्वर के मेल को जो है हम जो है स्वर संधि कहते थे, और यहाँ पर व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उसके बाद में स्वर या व्यंजन आए तो उसे हम जो है व्यंजन संधि कहेंगे। परिभाषा देखिए, जब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने से वर्ण में जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, दिक जोड़ गज दिग्गज, यहाँ जो क है ये व्यंजन है और यहाँ पर ये ग में जो ये है व्यंजन है, तो यहाँ इसका क्या हो जाए, ये क जो है ये ग में परिवर्तन हो जाए। कैसे वो आगे बताएंगे। तो दिक जोड़ गज में दिग्गज हो जाता है, दिक जोड़ अंत में दिगंत हो जाता है। आइए चलते हैं, इसके कुछ नियम है, 7-8 नियम है और प्रत्येक को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। इसमें वर्ग, पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आए या फिर उसी वर्ग का तीसरा शब्द हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल व आए, तो वर्ग का पहला जो वर्ण है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है उसका। कैसे होगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए। वो कौन सा हो, क हो या च हो, ट हो, त हो या प हो। और उसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण हो
या फिर वर्ग का चौथा वर्ण हो, या फिर य हो, रे हो, ल हो या व हो, तो उसके बाद में क्या होगा, इस क, च, ट, त, प का जो है इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ग, ज, ड, द या ब में परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, उसमें देखिए आप क का ग में कैसे परिवर्तन है। देखो दिक प्लस विजय, दिग्विजय, यानी यहां पर जो है ये प्रथम वर्ण, ये जो प्रथम शब्द का ये है वर्ण है व्यंजक क है, और उसके बाद में व आ रहा है, तो ये क जो है इसके क तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा होता ग, तो ग में परिवर्तन हो गया, दिक विजय। दिक जोड़ गज, यहां पर वर्ण का तीसरा आ रहा है, ये बता देखो तीसरा हो, तीसरा वर्ण आ रहा है इसी वर्ग का, तो इसका जो ये है तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, दिग्गज हो गया। च का जय में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे अच जोड़ अंत, यहां च वर्ग है, देखिए इधर च हो या उसके बाद में कोई स्वर हो, तो यहां पर स्वर आ गया, तो इस च का तीसरे में बदल जाएगा जय में, अजंत। अगला देखो ट का ड में कैसे परिवर्तन होगा, ये देखो सट जोड़ आनंद, यानी ट वर्ग है, उसके बाद में स्वर आ रहा है, तो इसका जो ट का ड में परिवर्तन हो गया, षडानंद। और उदाहरण देखते हैं, त का द में परिवर्तन, जब तय यानी बताया था कि तय वर्ग हो, उसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण हो, ये तीसरे चौथे वर्ण सारे देख लो, या फिर यह रेलवे हो या फिर कोई स्वर हो, तो उसमें तय का द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए भगवत जोड़ गीता, यानी ये शब्द का अंतिम वर्ण तय है, और ये का जो तीसरा वर्ण, ये तो तीसरा वर्ण आ रहा है वर्ग का, तो ये इसका जो है वो तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, इसका हो गया भगवद गीता, ये तय का द में परिवर्तन हो गया। और देख लीजिए सत जोड़ भावना, इधर ये तय है और ये वर्ग का जो चौथा वर्ण आ रहा है, इस कारण से इसके जो इसको ये तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो सत प्लस भावना का सद्भावना हो जाएगा। प का ब में परिवर्तन कैसे होगा, इधर देखिए सुप जोड़ अंत, यानी ये प वर्ग है, प का पहला वर्ण है, उस आगे स्वर आ रहा है, तो इसका प का जो तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो जगह शुभंत, सुप जोड़ अंत शुभंत। अब दूसरा नियम क्या है वो देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तन हो, देखते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्ण होते हैं न और मैं, पहले वर्ग के बाद में अनुनासिक वर्ण आ जाए, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ण के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, जैसे ये मान लो ये अपने प्रथम वर्ण है, शब्द के जो अंतिम जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण ये हो, उसके बाद में न या म आ जाए, तो इसके पंचम वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है। जो क का अड़ हो जाएगा, च का ये हो जाएगा, ट का ण, त का न और प का म हो जाएगा। देखिए उदाहरण के हिसाब से और भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे सट जोड़ मुख, यहां दो ट प्रथम वर्ण है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ये म आ गया, तो इसका सट का क्या हो जाएगा, पंचम में हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा। इस हिसाब से तत् जोड़ म, ये मैं आ गया है, ये तय है, तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये इसका जो पंचम में हो जाएगा, न हो जाएगा यहाँ पर, तो होगा तन्मय। चित्त जोड़ मैं, ये तय है, ये मैं आ रहा है, इसका चीज का न हो जाएगा चिन्मय। इधर देखिए उत जोड़ नति, उन्नति, ये तय वर्ग है, तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ये न आ गया, अनुनासिक शब्द आ गया, तो इसका जो है पंचम में परिवर्तन हो जाएगा उन्नति। जगत जोड़ नाथ, यानी तय है और ये अनुनासिक शब्द न आ रहा है, तो इसका जो है पंचम में परिवर्तन हो जाएगा जगन्नाथ। तीसरा नियम है छह संबंधी नियम। यदि किसी रहस्य स्वर यानी लघु स्वर ए, ई, उ या फिर आ के बाद में छह आए, तो छह के पहले च जोड़ दिया जाता है। स्व जोड़ छंद, यहां व में ऐश्वर है और ये ऐश्वर के बाद में छह आ रहा है, तो हिसाब से यहां जो है च जुड़, छह से पहले च जुड़ जाएगा, हो गया स्वच्छंद। परि जोड़ छेद, या ईश्वर है तो आगे छह है तो च जुड़ जाएगा, परिच्छेद। आ जोड़ छादन, यहां पे आस्वर है और आगे छह आ गया तो च इसमें जुड़ जाएगा, आच्छादन। प्रति जोड़ छाया, यहां ईश्वर है और छह आ गया तो हो जाएगा च जुड़ जाएगा, प्रतिछाया। नियम नंबर 4 है तय
वर्ण संबंधी नियम क्या है। इसमें 5-6 नियम है, देखते हैं बारी बारी से। तय के बाद यदि चय छय हो तो तय का जो है चय में परिवर्तन हो जाता है। तय के बाद में चय छय हो तो तय का चय में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? उत जोड़ चारण, तय है, इसके बाद चय आ गया तो इसका जो है चय में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों बता रहे कि देखो, तय के बाद चय या छय हो तो तय का चय बन जाएगा, तो उत जोड़ चारण उच्चारण है। जगत जोड़ छाया जगत छाया। उत जोड़ चरित्र उच्चरित्र। क्यों? या तय के बाद में चय आ गया, या तय के बाद में छय आया था तो इसका तय का चय बन गया, इधर भी तय का चय बन गया। सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र। अब तय संबंधी दूसरा नियम क्या है? यदि तय के बाद जय झय हो तो तय का जय बन जाएगा। कैसे होगा? सत जोड़ जन सज्जन। क्यों? तय के बाद में जय है तो इस तय का जय बन जाएगा सज्जन। विपत जोड़ जाल विपत जाल। यहां तय के बाद में जय है ना तो इस तय का जय बनेगा विपत जाल। उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल। तीसरा नियम क्या है? तय के बाद में यदि तय डय हो तो तय का तय डय में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ध्यान रखिए, एक बार शुरू से फिर देखिए। यदि तय के बाद में चय छय हो तो तय का चय बन जाएगा। तय के बाद में चय छय हो तो तय का चय बन जाएगा। तय के बाद में जय झय हो तो तय का जय बन जाएगा। और तय के बाद में टय डय हो तो तय का टय डय बन जाएगा। उदाहरण देखिए, वृहत जोड़ टीका वृहत टीका, इन तय का टय बन गया। उत जोड़ डयन उड्डयन, यहां तय का डय बन गया, डय होने के बाद डय बन गया। अब आगे चलिए, तय के बाद यदि लय हो तो तय का लय हो जाता है, तय का लय में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? उत जोड़ लेख उल्लेख, तत् जोड़ लीन तल्लीन। क्यों? यह तय के बाद में लय है। उत जोड़ लास उल्लास, यहां तय के बाद में लय है तो तय का लय में परिवर्तन हो गया। आगे चलिए, और 5वां नियम क्या है? तय संबंधी 5वां नियम, यदि तय के बाद में शय हो तो तय का चय और शय का छय में परिवर्तन हो जाता है। यानी तय के बाद में शय हो तो तय का तो चय बन जाएगा और शय का छय में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? उदाहरण देखो, उत जोड़ श्वास उच्छ्वास, यहां तय के बाद में ये शय है तो तय का तो चय बन गया और इस शय का छय बन गया उच्छ्वास। आगे, सत जोड़ शास्त्र सत्छात्र, तय का चय बन गया और शय का छय बन गया। यदि तय के बाद है हो तो तय का तो दय बनेगा और है का दय बन जाएगा। इन तय के बाद में है हो तो तय का जो है वो दय में परिवर्तन हो जाएगा और है का दय में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? तत् जोड़ हित तद्दित, उत जोड़ हार उद्धार। यहां देखो, मैंने इसको थोड़ा खोल के लिख दिया है, तत् जोड़ हित तद्दित, यानी ये तय है इसका तो ये दय बन गया और है इसका दय बन गया। मात्रा थी वो लग रही है, ये इधर तय है इसका दय बन गया और है का दय बन गया उद्धार। ठीक है, आगे चलते हैं। नए संबंधी नियम, यदि री र अणय मैं के बाद में न हो और उनके बीच में कोई स्वर क या प वर्ग या फिर अनुस्वार या फिर ये व या है आए तो ये हो वह हो या फिर है आए तो न का अणय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिजोड़ नाम परिणाम, यह मैं है, यहां र और बीच में न आ गया तो इसका न जो है अण में परिवर्तन हो जाएगा। यहां देखो मैं न है और ये र आ रहा है और इसके बाद में ये मैं आ गया तो ये इसका इसमें परिवर्तन हो जाता है। राम जोड़ एन रामायण, भूष जोड़ अन भूषण। अगला नियम है 6 का है मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी 2 नियम है, कौन कौन से देखिए। यदि मैं के बाद कैसे है तक, मैं को छोड़ करके सिर्फ मैं नहीं आए, मैं के बाद में यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मैं हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कैसे है तक कोई शब्द हो, कोई भी कैसे है तक कोई वर्ण हो, सिर्फ मैं न हो, मैं को छोड़कर कोई वर्ण आ जाए
तो मैं का उसी वर्ग के 5 वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, यानी मैं जो है अनुस्वार में बदल जाती है। कैसे? सम जोड़ चय, या देखो मैं है, ये चय आ रहा है, मैंने बताया था ना, कैसे है तो कोई भी वर्ण आए, मैं नहीं आना चाहिए। तो सम जोड़ चय संचय, सम जोड़ कलन संकलन, परम जोड़ तू परंतु। ये मैं है ना, ये अनुस्वार बदल रहा है, देखो ये मैं यहां पर, ये अनुस्वार बदल गया, ये मैं अनुस्वार बदल गया। सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ हार संहार, सम जोड़ चय संचय, सम जोड़ शय है संचय। दूसरा नियम क्या है इसमें, मैं संबंधी, यदि मैं के बाद में अगला वर्ण मैं ही आए तो मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो प्रथम शब्द उसका अंतिम वर्ण मैं हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मैं ही आए तो प्रथम जो शब्द का जो मैं है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? सम जोड़ मान सम्मान, ये जो ये मैं है ना, ये अलंत वाला मैं है, ये आधा ही रह जाएगा। सम जोड़ मति सम्मति, 7वां नियम है स संबंधी नियम है। वो क्या है? स के पहले यदि ए या आ को छोड़ करके, श के पहले ए या आ को छोड़ करके कोई स्वर आए तो स का श में परिवर्तन हो जाता है। देखो इधर देखिए, ये स है, इसके पहले, श के पहले यानी जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए या आ नहीं होना चाहिए, ए या आ न हो, और उसके बाद में ये जो स है, ये स वाला है, ये स जो है उसमें श में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? वी जोड़ शम विषम, यहां पर यह ईश्वर है, ए या आ नहीं है, ईश्वर है, तो ये स जो है ये इस श में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे स में परिवर्तन इसका हो जाता है। वी जोड़ साध विषाद, सु जोड़ समा सुषमा। समझ गए? अगला स संबंधी दूसरा नियम, यदि जब स के बाद में तय या थ हो तो तय का तय बन जाएगा और थ का ठ बन जाएगा। जैसे शिष जोड़ तय, यहां स के बाद में श के बाद में तय आ रहा है तो इस तय का तय बन जाएगा, ये होगा शिष्ट। प्रश जोड़ थ, तो यह श के बाद में थ आ रहा तो इसका ठ हो जाएगा पृष्ठ। अब अपना अंतिम नियम है व्यंजन संधि का। यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो उसका लोप हो जाता है, यानी यौगिक शब्द है और उसका जो अंतिम शब्द न हो तो उसका लोप हो जाता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न होगा तो लोप, जैसे प्राणी जोड़ मात्र प्राणी मात्र, यहां न का लोप हो गया, न का लोप हो गया। राजन जोड़ आज्ञा राजाज्ञा, यहां न का लोप हो गया। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों व्यंजन संधि अपनी पूर्ण हो गई है। अगली अपनी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि परिभाषा देखिए, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर वर्ण में जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, निहि जोड़ आशा निराशा, निहि जोड़ बल निर्बल, तपह जोड़ भूमि तपोभूमि। ये कैसे बदलते हैं, परिवर्तन कैसे होता है, अब प्रत्येक का नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले स्वर ए हो और उसके बाद में स्वर ए है या फिर प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व है हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? देखिए सूत्र के अनुसार हम चलेंगे। यहां ये विसर्ग है, इसके पहले ए स्वर है, उसके बाद में विसर्ग के बाद में ए हो या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण हो, यानी ग, क का जो तीसरा वर्ण है ग है, च का ज है, ट का ड है और त का द है और प का ब, तीसरा वर्ण हो, या फिर चौथा वर्ण हो, या फिर पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व है हो तो इस विसर्ग का जो है ओ में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? देखिए उदाहरण देखते हैं। मन है जोड़ अनुकूल, यहां देखो ये विसर्ग है, इसके बाद में ऐश्वर है, न में ऐश्वर है, ऐश्वर आ गया, ऐश्वर है, उसके बाद में ऐश्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद में ऐश्वर है,
तो इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो ये और ओ की मात्रा इसके लगेगी, इस हिसाब से होगा मनोनुकूल। वय है जोड़ वृद्ध, ये विसर्ग है और इसके पहले स्वर है और आगे बाद में वय आ गया, ये देखो ये आ रहा है वय आ गया, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये ओ की यहां मात्रा लग जाएगी, हो गया वयोवृद्ध। मन है जोड़ हर, विसर्ग उसके बाद में पहले ए स्वर है, उसके बाद में है आ गया, ये है, तो ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो जो मनोहर। तप है जोड़ बल, तपोबल, ये पय वर्ग का तीसरा वर्ण है, इस कारण से ओ में बदल जाएगा इसका विसर्ग, ये तीसरा वर्ण है। अपवाद भी है, इसमें क्या अपवाद है, पुनः है और अंत में अपवाद है। क्या है देखिए उदाहरण, पुनः है जोड़ मुद्रण, इसमें ओ की मात्रा नहीं दी, इसमें पुनर्मुद्रण होता है, ये अपवाद है, इनमें इन दो शब्दों में अपवाद है। पुनः है जोड़ जन्म, पुनर्जन्म। अंत है जोड़ अग्नि, अंतराग्नि, या इसका रे में परिवर्तन हो रहा है, इसमें सभी विसर्ग का रे बन रहा है, पर अंत है जोड़ ध्यान, अंतर ध्यान, तो ये इसका ये अपवाद है। आगे चलते हैं, नियम नंबर 2, विसर्ग का चय होना, यानी विसर्ग का चय कब बनता है, यदि विसर्ग के बाद 6 वर्ण हो तो विसर्ग का चय हो जाता है। जैसे व्यंजन संधि में था वो इसमें यहां पर है, जैसे अनु जोड़ छेद, यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद में 6 आ गया तो विसर्ग का चय बन जाएगा अनुच्छेद। छत्र जोड़ छाया, छत्र छाया। नियम नंबर 3 रे संबंधी नियम है, विसर्ग का रे होना कैसे होगा, यदि विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए और विसर्ग के बाद आ, उ या वर्ग का तीसरा शब्द वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या र ल व वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। कैसे, सूत्र देखते हैं। देखिए ये विसर्ग है, इसके पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई सब स्वर हो, ए या आ नहीं होना चाहिए, कोई स्वर हो, उसके बाद में उ या आ, उ या उ हो, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व हो तो इस विसर्ग का र हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहां विसर्ग है, इसके पहले ई स्वर है, क्योंकि नी है ना, इसका विस्तार करेगा तो न जोड़ ई होगा, नी हो जाएगा, और आगे ये आ है तो ये आ रहा, आ, उ या उ में कोई सा भी वर्ण हो सकता है, या आगे जो आ वर्ण है तो इस कारण से ये विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा निराशा। ये विसर्ग का र हो गया और इसकी मात्रा लग जाएगी, दूसरे शब्द के पहले वर्ण की मात्रा लग जाएगी। आगे चले, निर्बल, नी जोड़ बल, हिसाब से ये इक्की मात्रा है, ये ईश्वर है और ये विसर्ग है, और वर्ग का तीसरा वर्ण है, हिसाब से इसका रे में परिवर्तन हो जाएगा निर्बल। इसी हिसाब से नी जोड़ धन, निर्धन। आगे आशी जोड़ वाद, आशीर्वाद। कैसे होगा, यहाँ ईश्वर है तो श को विस्तार करेंगे तो श और ई होगा, ईश्वर आ गया, और यहाँ वह है, सूत्र में अपन देखो वह देखो वह आ गया, तो इस आंचे विसर्ग का जो है र में परिवर्तन हो जाएगा आशीर्वाद। यहां पर जो ये व्यंजन है इस कारण से मात्रा लगेगी नहीं, तो र आधा रहेगा, ऊपर जाएगा रे, क्योंकि यहां पर तो मात्रा लग गई थी, या स्वर था, इस कारण से र पूरा आ गया था, लेकिन यहां पर जो है ना ये व्यंजन है, इस कारण से मात्रा नहीं लगी तो र ऊपर चला जाएगा, आधा होगा। नियम नंबर 4 क्या है, विसर्ग का श होना। यहां पर विसर्ग का श है, अगला नियम है उसमें विसर्ग का श होगा, और उससे अगला नियम है विसर्ग का स, यानी विसर्ग के तीनों स बनेंगे। कैसे बनेंगे, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के हिसाब से बनेंगे, वो थोड़ा ध्यान दे कैसे बनेंगे। देखिए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद में च हो, छ हो या श हो, तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, ये विसर्ग है, इधर कोई स्वर हो, उसके बाद में इधर जो है ना च हो, छ हो या श हो, तो विसर्ग का श बनेगा। उदाहरण देखिए, नी जोड़ चित्त, यहां कोई स्वर है, नी में ई स्वर है, और ये च आ गया तो विसर्ग का श हो जाएगा, होगा निश्चित।
नी जोड़ चैन निश्चय, नी जोड़ छल निश्छल। यहां देखो छ आ गया, इस कारण से ये विसर्ग का छ बन गया। दुहु जोड़ शासन, क्योंकि यह विसर्ग के बाद में यह स्वर ऊ आ रहा है और इधर श आ गया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण श है, तो इस कारण से इस विसर्ग का श बन जाएगा, होगा दुशासन। अगला है नियम नंबर 5वां, है विसर्ग का श होना, यानी पहला श होगा तो दूसरा श आ गया। इसका नियम क्या है देखिए आप, यदि विसर्ग के पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद में कै ख टे ठ पै फै हो, यानी इसमें क्या था, पहले हम था विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, उसके बाद में च छ और श हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए इसमें क्या है कि विसर्ग के पहले सिर्फ ये हो, ई ऊ हो विसर्ग के पहले, उसके बाद में कै ख टे ठ और पै फै हो तो विसर्ग का ये श हो जाएगा। उदाहरण देखिए, नि जोड़ कपट निष्कपट, यानी यहां विसर्ग से पहले ई है, ये न का विस्तार करेंगे तो न अलंत प्लस ई आएगा। यह विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद में कै आ गया तो निष्कपट हो गया। इधर को इसी हिसाब से नि जोड़ ठुर निष्ठुर, यहां बीच वाला से आ रहा है, बीच वाला शब्द रहेगा। धनु जोड़ टंकार धनुष टंकार, यहां ये नु का विस्तार करेंगे तो न अलंत और ऊ बनेगा, तो यह ऊ आ गया ना, ई और ऊ होगा। और इधर जो है कैक है और ये जो टैट है या पैफ हो तो इस विसर्ग का जो है बीच वाला श बन जाएगा। ठीक है, नि जोड़ प्राण निष्प्राण, नि जोड़ फल निष्फल। अपवाद भी इसमें क्या अपवाद है, दुह जोड़ ख, क्योंकि ये ऊ आ रहा है, विसर्ग से पहले ऊ है और ख आ गया तो इस हिसाब से दुष्ख होना चाहिए, लेकिन यहां पर दुख बनेगा, ये अपवाद है इसमें। अगला नियम है विसर्ग का स होना, यानी तीसरा स कैसे होता है विसर्ग में, यदि किसी विसर्ग के बाद में तय या स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के बाद में तय या स हो तो विसर्ग का श बन जाएगा। यानी पहले क्या था नियम में, पहले नियम था कि विसर्ग के बाद में च छ श हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। दूसरे में था विसर्ग के बाद में कै ख टे ठ पै फै हो तो विसर्ग का दूसरा श हो जाएगा। और तीसरे में क्या है कि विसर्ग के बाद में तय या स हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा, नमः है जोड़ते नमस्ते, या विसर्ग है उसके बाद में तय आ गया तो इस विसर्ग का श में परिवर्तन हो नमस्ते। मन है जोड़ताप मनस्ताप, निहि जोड़ तेज निस्तेज और निहि जोड़ संतान निसंतान, इस कारण से इसमें हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे चलिए। विसर्ग का लोप कैसे होता है, 7वां नंबर नियम में विसर्ग का लोप भी हो जाता है। कैसे, बिना कोई परिवर्तन किए। यदि विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और रहस्य स्वर जो है लघु स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। और ये अक्सर एग्जाम में ये उदाहरण आते हैं, जैसे नि जोड़ रोग, यहाँ विसर्ग है इसके बाद में र आ गया तो ये विसर्ग अपना पे लोप हो जाएगा। और ये जो ई की मात्रा है, ये लघु स्वर ई है, ये दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। ये नि जोड़ रोग का निरोग हो जाएगा, नि जोड़ रस का नीरस हो जाएगा। अगला है दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद में असमान स्वर आए तो बिना कोई परिवर्तन के विसर्ग का लोप हो जाता है। इधर तो लघु स्वर का दीर्घ स्वर बन रहा था, लेकिन यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद में असमान स्वर आए कोई तो उस विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः है जोड़ एव अतएव, ये विसर्ग से पहले ए आ स्वर है, उसके बाद असमान स्वर आएगा तो ये होगा अतएव, यहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। नियम नंबर 8 हुआ क्या है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। नहीं, अब तक तो विसर्ग में परिवर्तन हो रहा था, विसर्ग का लोप भी हो रहा था, लेकिन यहां पर एक नियम ऐसा भी है जो जहां पर निसर्ग का विसर्ग का लोप भी नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या है, यदि विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में कै ख पै फै हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे
प्रातः है जोड़ काल, विसर्ग से पहले ऐश्वर है, उसके बाद में क आ गया तो प्रातः काल हो जाएगा, इसमें विसर्ग का लोप नहीं होता है। अंतःकरण, ये अंतःकरण सीधा हो जाएगा। अंतःपुर, अंतःपुरी होगा, इसमें यहाँ पर ऐश्वर है और यह प आ गया। अधः पतन, या ऐश्वर आ रहा है, ये प आ गया तो अधः पतन होगा, या अधोपतन नहीं होगा, अधः पतन होता है। रजय कण, या ऐश्वर है और क आ गया, रजय कण होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी अपवाद है। नमः है जोड़कार, देखो ऐश्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद पहले आ रहा है, यह क आ गया, लेकिन यहाँ पर नमःकार नहीं मिलेगा, नमस्कार होगा, या विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। पुर है जोड़कार, पुरस्कार, यहां विसर्ग का जो है श में परिवर्तन हो जाएगा। अब कुछ विशेष संधियां हैं जिसके कोई नियम नहीं है, आप उसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना। जैसे अमचूर, आम जोड़ चूर, अमचूर, यहां इसमें आ स्वर को जो है ए स्वर में बदल रहा है, यानी दीर्घ स्वर लघु स्वर में बदल रहा है। आमचूर, अमचूर, हाथकड़ी, हथकड़ी, राजावाड़ा, रजवाड़ा। और देखिए शक्ति और आ करके शक्तियां हो जाएगा, देवी आ करके देवियां हो जाएगा। जब और ही, जब जोड़ ही जभी, तब जोड़ ही तभी, यह जोड़ ही यहीं, किस जोड़ ही किसी, यहां जोड़ ही यहीं, कहां जोड़ ही कहीं। तो इनके जो है ना कोई विशेष नियम नहीं है। दोस्तों संधि अपनी पूर्ण हो गई। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल।